दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे अभी हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, इनमें से कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल 100% देखने को मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मिनट पहले हम लोग चार्ज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चार्ज के जो खोज करता है उसको थेल्स को माना जाता है। चार्ज के जो खोज करता है वो थेल्स को माना जाता है। और चार्ज की जो खोज हुई थी वो 600 BC यानी कि 600 ईस्वी पूर्व यानी कि 600 ईसा पूर्व में हुई थी चार्ज की खोज। किसने किया था? थेल्स ने। अगला देख लेते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो भागों में बांटा। तो अगर पूछा जाएगा जो किसने चार्ज को दो भागों में बांटा यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो आंसर में देना है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला है चार्ज कैसी क्वांटिटी है यानी कि कैसी राशि है। तो स्केलर यानी कि अदिश राशि है। चार्ज एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो ध्यान रखना है इसको। और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का SI यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड, लेकिन इसी को एम्पियर सेकेंड को कूलम बोला जाता है। एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? कूलम बोला जाता है। तो चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। और कूलम किसको बोला जाता है? एम्पियर सेकेंड को। चलिए आगे देख लेते हैं। आवेश यानी कि चार्ज का जो डायमेंशन होता है, विमा होता है, वो m0 L0 TI होता है, या फिर TA भी बोल सकते हैं इसको। m0 L0 TA भी इसको बोल सकते हैं, या फिर सिंपली सिर्फ TA भी कह सकते हैं। तो m0 L0 इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, TI ये इसका डायमेंशन हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है चार्ज का CGS सेंटीग्राम सेकेंड। तो चार्ज का जो है CGS मात्रक क्या हो जाएगा? तो ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसी को स्टेट कूलम भी बोलते हैं। स्टेट कूलम होता है चार्ज का CGS मात्रक जो होता है वो ESU होता है, या फिर स्टेट कूलम भी इसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक कूलम इक्वल टू कितना ESU होता है? तो एक कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, यानी कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है चार्ज का जो दूसरा यूनिट होता है वो EMU होता है। जैसे CGS यूनिट में ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसी तरह से चार्ज का जो अदर यूनिट होता है वो EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम, या फिर इसको एब्सोल्यूट को शॉर्ट में AB कूलम भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं EMU और कूलम में क्या रिलेशन है। तो एक EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम, यानी कि एक EMU में 10 कूलम होता है, यानी कि एक EMU बराबर होता है 10 कूलम। और एक EMU बराबर कितना ESU हो जाएगा? तो एक EMU बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻10 ESU, क्योंकि जो है एक ESU बराबर होता है 3 × 10⁻, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। तो एक EMU बराबर कितना होता है? 10 कूलम, यानी कि 10 × 3, तो क्या हो जाएगा? ये 3 ही रह जाएगा और 10 यहाँ पे पावर में जुड़ जाएगा, यानी कि 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 3 × 10⁻10 ESU हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे देख लेते हैं। आगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है चार्ज का स्मॉल यूनिट जो है वो फ्रैंकलिन होता है। जिस तरह से फ्रैंकलिन जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज को दो भागों में बांटा था, तो उसी के प्रतिष्ठा में जो है चार्ज का जो स्मॉल यूनिट उसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। तो ध्यान रखना, चार्ज का स्मॉल यूनिट क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। और चार्ज का अगर बड़ा यूनिट पूछे तो वो कहलाता है फैराड, यानी कि चार्ज का बड़ा यूनिट वो फैराड कहलाता है। अब देख लेते हैं फैराड और कूलम में क्या रिलेशन है। तो एक फैराड इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो ध्यान रखना, वैसे एक्चुअल में होता है 96,487 कूलम। एक फैराड बराबर होता है 96,487 कूलम, लेकिन इसको हम बराबर में कह सकते हैं लगभग में 96,500 कूलम इसको हम कह सकते हैं। तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो इन दोनों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैद्युतशीलता होती है हवा या फिर निर्वात की।
अब देख लेते हैं जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है, तो 80 होता है ये। आगे कह रहा है धातु के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता कितना होता है, तो इन्फिनाइट होता है। धातु के लिए जो है आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है, वो इन्फिनाइट होता है। हवा के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता होता है 1.008 होता है, जो कि लगभग कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आगे है निर्वात के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता, तो ये होता है 1, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला नंबर में है मोबाइल का चिप्स जो है, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, मोबाइल का चिप्स वो किसका बना होता है, तो वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। किसका बना होता है, अर्धचालक का, यानी कि सेमीकंडक्टर का बना होता है। सेमीकंडक्टर में जो है वो सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो मोबाइल का चिप्स किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन सा, सिलिकॉन। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुना 10⁻−31 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 गुना 10⁻−31 kg। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 गुना 10⁻−27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.66 गुना 10⁻−27 kg होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 गुना 10⁻−27 kg। तो कहने का मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो होता है न्यूट्रॉन का। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, न्यूट्रॉन का। उसके बाद होता है प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। वहीं पे अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज होता है सेम होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है बोल रहा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो है विशिष्ट आवेश। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। तो स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम पर केजी। तो ध्यान रखना है, स्पेसिफिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का होता है 1.75 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी। और यहाँ पे अगर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये हो जाता है 0.96 गुना 10⁸ कूलम पर केजी हो जाता है। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ये 0 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोल रहा है SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसका SI यूनिट क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, तो उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इसका जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है, SI यूनिट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर बात करें इसके वैल्यू की तो ये हो जाता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इसका यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है चार्ज का वास्तविक पहचान क्या है, तो चार्ज का वास्तविक पहचान विकर्षण है। क्या है, विकर्षण। तो ध्यान रखेंगे। अगला नंबर बोल रहा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। तो ठोस कोण का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे किसी आवेशित गोले के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। कोई भी अगर आवेशित गोला है तो उसके गोले के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर जो है वो वैद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का मान क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। आगे जो है कह रहा है केबल वायर। केबल वायर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण पर आधारित होता है। ध्यान रखना, केबल वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि वैद्युत परिरक्षण पर, स्थिर वैद्युत परिरक्षण पर आधारित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है वॉन डे ग्राफ जनरेटर। वॉन डे ग्राफ जनरेटर जो है उसका जो है 10⁶ वोल्ट तक उसका विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। वॉन डे ग्राफ जनरेटर से लगभग 10⁶ वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न
किया जा सकता है, जिस कारण से इसको हाई वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है, जिस कारण से इसको हाई वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है। तो हाई वोल्टेज जनरेटर किसको कहा जाता है? वॉन डे ग्राफ जनरेटर को। इससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न किया जा सकता है? तो 10 पे पावर 6 वोल्ट, यानी कि 10 पे पावर 6 कितना हो जाएगा? 10 लाख। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सभी किसके यूनिट हैं? तो पावर के यूनिट हैं, ध्यान रखना है। आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 HP, यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। जैसे कि अभी देखा हम लोगों ने, हॉर्स पावर किसका यूनिट है? तो हॉर्स पावर है इसका पावर का यूनिट, यानी कि शक्ति का यूनिट। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ध्यान रखना है इसको। और एक अगर किलोवाट घंटा की बात करें, kWh किलोवाट आवर की, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। बार बार पूछा जाता है ये किलोवाट आवर किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है, ध्यान रखना है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, ध्यान रखना है। 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है, या फिर इसको अगर पॉइंट को हटा दें तो 36 गुना 10 पे पावर 5 जूल हो जाएगा। तो ये आप इसी को ध्यान रखेंगे, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, इससे आप ये इसको निकाल सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है बिजली बिल, वॉट में मापा जाता है, ध्यान रखना है। बिजली बिल जो है वो किस में मापा जाता है? वॉट में। वॉट मीन्स बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। वॉट मीन्स क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। तो बिजली बिल वॉट में मापा जाता है, और बिजली बिल में जो 1 वॉट होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट के बराबर होता है। फर्स्ट नंबर जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला नंबर में है आवेश। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, जैसे आप जानते होंगे। आवेश को क्या बोलते हैं? चार्ज। तो चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर सेकेंड होता है, जिसको हम लोग कूलम बोलते हैं। तो चार्ज का SI यूनिट ऐसे कूलम बोलना है। कूलम किसको कहा जाता है? तो एम्पियर सेकेंड को बोला जाता है। तो ध्यान रखना, कूलम को ध्यान रखना और एम्पियर सेकेंड को भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है आवेश का रैखिक घनत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर इसका होता है। वहीं पे अगर आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात करें तो हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाता है। आवेश का अगर पृष्ठीय घनत्व यानी कि सरफेस डेंसिटी की बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर लीनियर डेंसिटी की बात करें तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर बात करें इसका वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी का यानी कि आयतनिक घनत्व का, तो इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो कूलम सबके ऊपर में है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। कूलम सबके ऊपर में है। अगर रैखिक रहेगा तो सिर्फ अपॉन में मीटर करना है, और अगर पृष्ठीय रहेगा, सरफेस वाला रहेगा तो मीटर स्क्वायर करना है, और आयतनिक यानी कि वॉल्यूमेट्रिक रहेगा तो क्या करना है? मीटर क्यूब। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, आगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। इसका जो SI यूनिट होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका कोई भी SI यूनिट नहीं होता है। तो ध्यान रखना है इसको, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन में दिया जा सकता है जो इनमें से किसका कोई भी SI यूनिट नहीं होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक ये वाला भी ऑप्शन रह सकता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है विशिष्ट आवेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट आवेश को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज का जो है SI यूनिट होता है कूलम पर केजी, यानी कि कूलम पर केजी हो जाता है स्पेसिफिक चार्ज यानी कि विशिष्ट आवेश का SI यूनिट। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है वैद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत तीव्रता को इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन अपॉन कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम होता है जो है वैद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का SI यूनिट। आगे है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इसका जो SI यूनिट होता है तो ध्यान रखेंगे जूल पर कूलम होता है। जूल पर कूलम जिसको बोलते हैं वोल्ट। तो वैद्युत विभव का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट ध्यान में रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको जूल पर कूलम भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। आगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलोम मीटर। ध्यान रखना, कूलम पर मीटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ कूलोम मीटर बोल रहा हूँ, कूलोम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलोम मीटर। ध्यान रखना है इसको। वहीं पे अगर वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या फिर इसी को बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर अपॉन कूलम इक्वल टू होता है वोल्ट। तो वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोनों को। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो है नाम से ही पता चल रहा होगा एरिया वेक्टर, तो एरिया है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठोस कोण यानी कि जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। तो ठोस कोण का जो ऐसा यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। ध्यान रखना, स्टेरेडियन। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठोस कोण का क्या हो जाता है? स्टेरेडियन हो जाता है। आगे वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का कूलम पर वोल्ट होता है, और इस कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं? फेराड बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इस कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं? फेराड बोलते हैं। तो वैद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का क्या हो जाएगा? फेराड या फिर कूलम पर वोल्ट। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। लेकिन एम्पियर होता है तो एम्पियर तो साइंटिस्ट के इसमें प्रतिष्ठा में रख दिया गया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? तो कूलम पर सेकेंड होता है। यानी कि विद्युत धारा जो है का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम पर सेकेंड होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है आगे है विभवांतर। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम, और इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। आगे है प्रतिरोध। तो आप लोग जानते होंगे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है। ध्यान रखना, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। यानी कि वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे है वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो इसका जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ध्यान रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। आगे विशिष्ट चालकता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिरोधकता का ही जस्ट अपोजिट होता है विशिष्ट चालकता। तो इसका जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि 1/ओम मीटर हो जाता है। 1/ओम मीटर इसका हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? विशिष्ट चालकता, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या हो जाता है? 1/ओम मीटर। चले आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे जो है चालकता। आगे क्या है? चालकता। चालकता क्या होता है? 1/ओम, या फिर इसी को मोह बोलते हैं। ध्यान रखना है, चालकता जिस तरह से प्रतिरोधकता क्या होता है? ओम, तो इसी तरह से चालकता का हो जाता है इसका उल्टा, क्योंकि प्रतिरोध का बिल्कुल जस्ट उल्टा है चालकता। तो प्रतिरोध का ओम होता है, तो चालकता का क्या हो जाएगा? 1/ओम। 1/ओम, या फिर ओम पे पावर -1 भी दे सकता है, या फिर इसी को बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं? मोह। ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको आप सीमेन भी बोल सकते हैं, SIEMEN, इसको सीमेन भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो होता है 1/केल्विन होता है। ध्यान रखना, 1/केल्विन। आगे जो है धारा घनत्व। धारा घनत्व को बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बोलते हैं धारा घनत्व को। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। वहीं पे अगर बात करें वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर की है, तो इलेक्ट्रिक पावर का हो जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं वॉट जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जूल पर सेकेंड होता है। इसी को क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। साइंटिस्ट के प्रतिष्ठा में वॉट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का क्या हो जाता है? जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। पहला नंबर जो है, पहला नंबर में है आवेश। आवेश यानी कि चार्ज। तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है m0 L0 Ti। m0 L0 Ti, या फिर Ti को Ta भी दे सकता है, यानी कि I के जगह A भी लिखा जा सकता है। तो m0 L0 Ta, या फिर m0 L0 Ti, या फिर ओनली Ti या Ta भी दे सकता है। तो ये चार्ज का यूनिट हुआ, क्योंकि m0 L0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता, यानी कि 1 होता है।
अगला जो है आवेश का रैखिक घनत्व, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो आता है एम नोट एल इनवर्स टी ए, एम नोट एल इनवर्स टी ए, ठीक है। तो आवेश का रैखिक घनत्व, यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व हो गया एम नोट एल इनवर्स टी ए, यानी कि एम नोट का तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, एल इनवर्स टी ए, एल पे पावर -1 टी ए इसका हो जाता है क्या बोलते हैं डायमेंशन। तो टी ए एक की जगह हम आई भी बोल सकते हैं वहाँ पे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसका हो जाता है एम नोट एल इनवर्स टू टी ए, एम नोट एल इनवर्स टू टी ए, और ए के जगह हम क्या बोल सकते हैं आई। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का आयतनिक घनत्व। तो यहाँ पे हो जाएगा एम नोट एल इनवर्स 3 टी ए, एम नोट एल इनवर्स 3 टी ए। तो तीनों में एक जो है रिलेशन है, देख लेते हैं उसको हम लोग। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है आवेश का रैखिक घनत्व, तो है क्या एम नोट तो सब में कॉमन है, यहाँ एल इनवर्स टी ए हो गया। यहाँ पे अगर सरफेस डेंसिटी यानी कि पृष्ठीय घनत्व है तो एल इनवर्स 2 हो गया, और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक है आयतनिक है तो एल इनवर्स 3 हो गया। तो तीनों में कॉमन एक रिलेशन है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो यहाँ पे ये जो है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ध्यान रखना है। ये डायमेंशन लेस है, ये यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। तो डायमेंशन लेस होने के कारण इसको एम नोट एल नोट टी नोट बोल सकते हैं, एम नोट एल नोट टी नोट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज यानी कि विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज को? विशिष्ट आवेश बोलते हैं। तो विशिष्ट आवेश का जो डायमेंशन होगा एम इनवर्स एल नोट टी ए होता है, एम इनवर्स एल नोट टी ए होता है, तो ध्यान रखना है इसको। वहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, वैद्युत तीव्रता की, तो हो जाता है एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स हो जाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत तीव्रता का यूनिट हो जाता है एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। तो इसका जो हो जाता है वो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स हो जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का क्या हो जाता है डायमेंशन। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका होता है एम नोट एल टी ए, एम नोट एल टी ए, या फिर इसको एम नोट एल टी आई भी कह सकते हैं। अगला जो है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसका होता है एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, यानी कि एम एल 3 टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, इसका जो है वो डायमेंशन हो जाता है। अगला है एरिया वेक्टर यानी कि सदिश क्षेत्रफल। तो इसका होता है एम नोट एल स्क्वायर टी नोट, यानी कि क्योंकि एरिया है तो एरिया का क्या हो जाता है एल स्क्वायर, और बाकी एम नोट इधर जोड़ दिए और टी नोट उधर जोड़ दिए। अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का जो है एस आई यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन, ध्यान रखना है, स्टेरेडियन होता है, जबकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यानी कि डायमेंशन लेस होता है। ये एम नोट एल नोट टी नोट, इसका डायमेंशन हम बोल सकते हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। इसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन कुछ भी होता नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इसके हिंदी में बोलते हैं वैद्युत धारिता। क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। तो इसका हो जाता है एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी पे पावर 4 ए पे पावर 2, एम इनवर्स टी इनवर्स 2 सॉरी एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी पे पावर 4 ए पे पावर 2। ये हो जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, वैद्युत धारिता का डायमेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो इसको ए भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एम नोट एल नोट टी नोट जोड़ के ए या आई बोल सकते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट का ये सारा डायमेंशन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का, किसका? विभवांतर। तो विभवांतर का हो जाता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स,
एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का हो जाता है डायमेंशन यानी कि विमा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है प्रतिरोध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का हो जाता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2 रेजिस्टेंस का आता है। वहीं पे अगर कंडक्टेंस की बात करें, चालकता का, तो इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ एम पे पावर 1 है तो यहाँ पे एम पे पावर -1, यहाँ एल पे पावर 2 है तो यहाँ पे एल पे पावर -2, यहाँ पे टी पे पावर -3 है तो यहाँ पे टी पे पावर 3, और यहाँ पे ए पे पावर -2 है तो यहाँ पे ए पे पावर 2, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो इसका होता है एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। और उसी टाइप से यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको विशिष्ट चालकता बोलते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है, तो एम है तो यहाँ एम इनवर्स 1 हो जाएगा, यहाँ एल 3 है तो यहाँ एल पे पावर -3 हो जाएगा, यहाँ टी इनवर्स 3 है तो यहाँ पे टी क्यूब हो जाएगा, यहाँ ए इनवर्स 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का ये दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। इसका जो डायमेंशन है वो है के इनवर्स। सिंपली इसको बोल सकते हैं, अच्छा दिखने के लिए एम नोट एल नोट टी नोट इसमें जोड़ सकते हैं, और के इनवर्स ये तो रहेगा ही, तो इसको ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। अगला है क्रेन डेंसिटी। तो क्रेन डेंसिटी का होता है एल इनवर्स 2a। इसमें एम नोट जोड़ दिए इधर भी और टी नोट इधर भी जोड़ दिए, एक्चुअल में एल इनवर्स 2a होता है, या फिर एल इनवर्स 2i भी बोल सकते हैं उसको। अगला इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति जिसको बोलते हैं, इसका होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। ध्यान रखना, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है पेल्टियर्स कोफिशिएंट, ये पेल्टियर का गुणांक। इसका होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स होता है पेल्टियर गुणांक का, और ये बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का जो डायमेंशन होता है सेम इसका भी होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, ये इसका डायमेंशन होता है।